हाँ जी, क्या हाल है सबके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। थंबनेल से पीछे के टॉपिक से आप सब समझ चुके हैं कि किस चीज का आगाज हम करने जा रहे हैं। तो यस, ऑन योर वेरी हाई डिमांड, मैं जहां जहां गया हूं ना, मेरठ गया, कहीं और गया, सबने कहा सर मंथली करंट अफेयर, सर मंथली करंट अफेयर, सर पिछली बार की तरह मंथली करंट अफेयर। तो मुझे आज आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस बार जैसा काम थारे भाई सुमित ने कर दिया है, सच में कदे किसी ने ना सोची होगी। तो मुझे लग रहा था सर डिले क्यों हो रहा है, थोड़ा सा और पहले आ जाता बहुत ही बेहतरीन रहता। लेकिन हमने काम ऐसा करा है बच्चे, ये पीपीटी ऐसी बनाई है कि पहली बात तो कोई नोट्स नहीं बनाने हैं किसी को, आपके एफर्ट एकदम जीरो, कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, सिर्फ इस पीपीटी को पढ़ना है। और पीपीटी भी इतनी क्रिएटिव तरीके से बनाई गई है कि आपको पढ़ते पढ़ते ही सब कुछ याद हो जाएगा। जी हाँ, पढ़ते पढ़ते ही सब कुछ याद हो जाएगा, इतनी क्रिएटिविटी पीपीटी में डाली गई है। तो डेफिनेटली क्वालिटी जब आती है ना, तो कुछ टाइम लेती ही लेती है। ठीक है, तो जी हम अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च का स्टार्टिंग का वीक, इतना हम करंट अफेयर करेंगे। उससे पहले वाला करंट अफेयर भी आ सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस इतने के रहते हैं। उससे पहला किसी को देखना है तो लास्ट ईयर जो मैंने मैराथन लगाई थी मंथली, वो आप देख सकते हैं। बाकी इसमें थारा भाई सुमित आग लगा देगा, बस तुम देखते जाओ। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे हुए वी स्टार्ट दिस सेशन। सबसे पहले एक आपसे अपील, बहुत मेहनत लगती है चीज़ों में। ऐसा नहीं है कि बच्चों को सपोर्ट नहीं है, जो बच्चों को सपोर्ट है वही एक्चुअली मेरी एनर्जी का रीज़न है कि इतना सब कुछ मैं कर पाता हूँ। थोड़ा सा और सपोर्ट करो और अच्छा लगेगा। जितना उधर से आप एनर्जी डालोगे, जितना उधर से सपोर्ट मिलेगा, उससे 3 गुना थारा भाई सुमित लगाएगा, इस बात की गारंटी दे दी है। ठीक है, और इसके अलावा और जब बहुत बात ही कर रहे हैं तो 1 मिनट बात और कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात यह है भाई कि हम एमसीक्यू सीरीज, जिस सीरीज का नाम है घातक सीरीज, लास्ट ईयर भी इस सीरीज ने आग लगाई थी, घातक सीरीज आपकी स्टार्ट हो रही है 7 मार्च 2022 से। इतने एमसीक्यू कर देंगे, इतने बेहतरीन तरीके से कर देंगे, कदे किसी ने सोची ना होगी। तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, लाइक ठोक देना, लाइक। चलो जी स्टार्ट कर रहे हैं फिर। उफ, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, देखो मैं तरीका बताता हूं किस तरीके से मैंने करा है। लेट्स मूव थोड़ा सा फास्ट। तरीका ये रहेगा कि पहले तो मैं क्लिप डालूंगा किसी न्यूज़पेपर की, आप हेडलाइन को पढ़ोगे, आपको समझ में आएगा अच्छा टॉपिक क्या है। फिर मैं सबसे पहले उसका स्टैटिक पोर्शन कवर करूंगा, और वो भी ऐसे कवर करूंगा, पढ़ते जाओगे याद होता जाएगा। एंड फिर जो करंट अफेयर में क्यों आया था उस चीज को कवर करूंगा मैं। ओवरऑल वहीं के वहीं स्टैटिक का स्टैटिक पोर्शन, करंट अफेयर तैयार हो जाएगा, इस बात की गारंटी रही। इसे जो बच्चा इस पूरी सीरीज को देखेगा, मैं इस बात की श्योरिटी देता हूं कि जो स्टैटिक पोर्शन में जो मिसलेनियस टॉपिक होते हैं ना, जो नॉर्मली कोई भी नहीं कराता क्लास में, जैसे कि यार किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वो आपको सारे हेडक्वार्टर्स वगैरह रटवाए बैठे क्लास में, बिकॉज क्या होता है कि ये सब तो पता ही होता है, या फिर ये तो कहीं भी मतलब बहुत बोरिंग चीजें होती हैं वो नॉर्मल स्टैटिक में करने के लिए। लेकिन हम यहाँ पे इतनी बेहतरीन तरीके से उन चीजों को करेंगे, सारा स्टैटिक पोर्शन जो करंट अफेयर से रिलेटेड है जबरदस्त तरीके से कवर हो जाएगा। जैसे कि मैं पहले से स्टार्ट करता हूं। जीएसटी कलेक्शन फॉर सितंबर क्रॉसेस 1.17 लाख करोड़। कोई नहीं पूछने वाला है कितना कितना करोड़ क्रॉस कर गया, बिकॉज ये 1.3 भी करके जा चुका है फरवरी में, उसकी छोड़ो आप तुम, ये न्यूज नहीं है, न्यूज है जीएसटी। अब सबसे पहले जीएसटी आप सबको पता होना चाहिए, जीएसटी जितने भी पहले इनडायरेक्ट टैक्स एग्जिस्ट करते थे सबको हटा के एक टैक्स ला दिया गया था, दैट वाज नोन एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है जी, कब लाए ये, कौन से अमेंडमेंट से लाए, ये सब क्वेश्चन बनते हैं भाई। कौन से अमेंडमेंट से लाए थे, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से लेकर आए थे। 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था तो जी क्या क्या ऐड करा गया था, मैं बताता हूं क्या क्या ऐड करा गया था। हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 279A ऐड करा गया था। ठीक है, इस जीएसटी के साथ एक जीएसटी काउंसिल बनी थी, जिस जीएसटी काउंसिल का काम है किसी प्रोडक्ट पे कितना टैक्स लगना है वो स्लैब डिसाइड करना। आज के टाइम पे कौन सी स्लैब एग्जिस्ट करती है, 5%, 12%, 18%, ये 16 नहीं है बच्चे, सॉरी, 18% एंड 28% ये टैक्स स्लैब एग्जिस्ट करती है। बाई चांस पेपर में टैक्स स्लैब पूछ सकता है, जीएसटी पूछ सकता है कि क्या है, बेसिक आपको पता लग गया कि क्या है। थोड़ा सा और आपको अच्छे से जानना है तो ये मैंने एग्जांपल ले रखा है, वहां से कर सकते हो। 1 जुलाई को लागू हुआ था, 101 अमेंडमेंट एक्ट बना था, 279 आर्टिकल आए थे, काउंसिल होती है जिसको जीएसटी काउंसिल को हेड कौन करती है, जीएसटी काउंसिल को हेड करता है जो भी अपना फाइनेंस मिनिस्टर होगा, और उसके मेंबर्स होते हैं जितने भी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो लोग। ठीक है जी, ये हो गया। चलो जी
हो गया जी। अच्छा, आपने 3 टाइप के, जब भी आपने कोई बिल पे करा होगा इस पे जीएसटी लगा होगा तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी ये देखे होगे। जैसे मान लो सपोज करो 5% है तो 2.5 जाता है, तो मोस्टली आपने सीजीएसटी और एसजीएसटी देखा होगा। लेकिन जहां पे आई होता है वहां पे इंटरमीडिएट, मतलब कि जैसे जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जब सामान जा रहा होता है ना तो आईजीएसटी लगता है, बाद में उसको स्टेट्स में डिवाइड करा जाता है। चलो बहुत ही बढ़िया। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी, एस मतलब स्टेट जीएसटी। एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकता है स्टेटमेंट में कि जो जीएसटी कलेक्शन है वो जिम्मेदारी किसकी है। बच्चे, जीएसटी कलेक्शन की जिम्मेदारी जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर उसको बांटती है स्टेट्स में, ठीक है। और लेकिन कलेक्शन साथ साथ स्टेट के नाम पे वही कर रही है, लेकिन कलेक्ट कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। चलो जी, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, बिकॉज आप सीधा गवर्नमेंट को नहीं दे रहे। आपने कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो आपने उस रेस्टोरेंट के मालिक को टैक्स दिया है, समझ रहे मेरी बात को, फिर वो रेस्टोरेंट का मालिक दे रहा है सरकार को, तो दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स। जहां पे डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट बन रहा है बच्चे। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, जो आप सीधा गवर्नमेंट को दे रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स आपने सीधा गवर्नमेंट को टैक्स दिया है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। जीएसटी आया है फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस। इससे ज्यादा आपसे जीएसटी के स्टैटिक पोर्शन के बारे में नहीं पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं बनता है, ठीक है। और ये क्यों न्यूज में था मैंने बता दिया, बहुत बड़ी अमाउंट क्रॉस करी थी मंथली कलेक्शन की, इसलिए न्यूज में था, लेकिन इससे भी बड़ी अमाउंट वो बाद में क्रॉस कर चुका है। तो चलो बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट इज, वर्ल्ड बैंक ने 150 मिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया चेन्नई सस्टेनेबल अर्बन सर्विस प्रोग्राम को। भाई बहुत ही बेहतरीन। करंट अफेयर क्या है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने चेन्नई सस्टेनेबल अर्बन सर्विसेज को मतलब ग्रांट दी है, तो जी आपको पता होना चाहिए कौन किसने दी है, वर्ल्ड बैंक ने दी है। तो पेपर के लिए करंट अफेयर तो सिर्फ इतना है कि जी वर्ल्ड बैंक ने दी है, लेकिन आपको पता है हम तो इसमें से ना जाने क्या निकाल दे, हम तो सीधा सीधा वर्ल्ड बैंक पे आ जाते हैं। देखो मैंने आपको बहुत बार बताया है, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप दो अलग अलग चीजें हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की जब बात करते हैं तो ये 5 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाती है, और ये 2 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर बच्चे वर्ल्ड बैंक बनाती है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट प्लस में आईडीए, दैट इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, मिला के बच्चे वर्ल्ड बैंक बनता है। ये पांचों मिला के वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनता है। पांचों का पार्ट इंडिया नहीं है, पहले 4 का पार्ट इंडिया है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी वो आपको पता होना चाहिए, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी बच्चे। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस बहुत ही ज्यादा फेमस है, उसके बाद हुई थी ये। आपको थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक के बारे में पता होना चाहिए कि कौन उसके फिलहाल प्रेसिडेंट है, कितने मेंबर्स हैं, बस और क्या चाहिए इससे ज्यादा कुछ चाहिए होगा कि वर्ल्ड बैंक के बारे में। देखो हिस्ट्री तक बता दिया, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक बने हैं, ठीक है। क्या काम है, बेसिकली ओवरऑल डेवलपमेंट करना काम है, लोगों का उत्थान करना काम है, गरीब देशों की मदद करना काम है वर्ल्ड बैंक। हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए। इंडिया इसके बच्चे फाउंडिंग मेंबर्स में था। इंडिया उस टाइम जब आज़ाद हुआ भी नहीं था, लेकिन इंडिया इसके फाउंडिंग मेंबर्स में था, बिकॉज यूके की वजह से हम इसके फाउंडिंग मेंबर्स में थे, ठीक है। और इंडिया आज के टाइम पे लोअर मिडिल इनकम कंट्री ग्रुप में आता है बच्चे। वी आर इन लोअर मिडिल इनकम ग्रुप। ये कैसे आता है बच्चे, आप बोलोगे जीडीपी तो हमारी 5 नंबर पे, हम यहाँ पे कैसे आ रहे हैं। ये बच्चे होता है पर कैपिटा के हिसाब से, अपनी पर कैपिटा बहुत कम है, इस वजह से ऐसा है। एक काम दे रहा हूं मैं आपको होमवर्क में, आपको बतानी है इंडिया की पर कैपिटा इनकम आज के टाइम पे कितनी है। कमेंट सेक्शन में होमवर्क मेरे साथ, होमवर्क में आपको पता है कमी नहीं होगी, मैं तो होमवर्क पे होमवर्क दूंगा, ठीक है। और पिछली बार बताता हूं, जो मैंने होमवर्क दिए थे ना, वो जो बच्चों ने उसमें से क्वेश्चन आ रखे, जैसे G7 वाला, मैंने कम से कम कुछ नहीं 10 बार होमवर्क दिया था वो पिछली बार। जिसने करा होगा G7 वाला क्वेश्चन करके 4 नंबर वो पाया होगा, ठीक है। तो बच्चे प्लीज उसको रखो। तो न्यूज में क्यों रहा मैंने बता दिया, वो तो चेन्नई वाला सारा प्रोग्राम था, चेन्नई सिटी पार्टनरशिप में सस्टेनेबल, उसमें उसको इन्वेस्ट करना था, इसलिए न्यूज में था। नेक्स्ट आते हैं बच्चे, आरबीआई टेक्स इंडियन ओवरसीज बैंक आउट ऑफ प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। तो पहली बात तो एक क्वेश्चन कैसे बनता है कि रिसेंटली आरबीआई ने कौन से बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क से पीछे लिया है। दूसरा क्या बनता है, व्हाट इज दिस प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। तीसरा क्या बनता है, आरबीआई कौन है ये करने वाला, है ना। ये 3 बनते हैं बस सीधा सीधा। तो जी सबसे पहले तो पहले का आंसर तो सीधा सीधा होगा, इंडियन ओवरसीज बैंक ने लिया। क्यों लेता है बच्चे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की, चलो इसको पहले आगे पढ़ेंगे, पहले आरबीआई का बताते हैं कि आरबीआई क्या है। आरबीआई के भाई साहब एक गवर्नर होता है, आज के टाइम पे 4 डेप्यूटी गवर्नर है। आपको एटलीस्ट गवर्नर का नाम तो पता होना चाहिए, डेप्यूटी गवर्नर के नाम भी बता रहा हूँ, उसकी टेंशन मत लो। आरबीआई का काम क्या होता है बच्चे, आरबीआई का काम ये होता है कि ओवरऑल, देखो दिखाता हूँ, फंक्शन ऑफ आरबीआई लिखा हुआ है, करेंसी कंट्रोल करना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करना, करेंसी छापना, डेवलपमेंट रिलेटेड काम में होना, गवर्नमेंट का बैंकर होना, ये सब आरबीआई के काम है बच्चे। कुछ फैक्ट्स हैं बच्चे, पहले गवर्नर आरबीआई के कौन थे, सर ओब्समन स्मिथ थे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन थे पता है, फर्स्ट वुमेन, मतलब क्या सोच सकते हो कि इससे ज्यादा डेप्थ में कुछ पूछ सकता है। फर्स्ट बताया, फर्स्ट इंडियन बताया, फर्स्ट इंडियन वुमेन बताया, ठीक है। नेशनलाइज कब हुआ है ये बताया, ठीक है।
तो अपनी करेंसी को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी है बच्चे वो आरबीआई की होती है। ये बैंकर्स का बैंक होता है, सारी फॉरेन करेंसी आरबीआई के पास होती है। अपने देश में इकोनॉमी मेंटेन करना, महंगाई मेंटेन करना, सब कुछ आरबीआई का काम है बच्चे। ठीक है जी, ठीक है। शक्तिकांता दास इज द मैन, जो कि 25th आरबीआई गवर्नर है। 25th आरबीआई गवर्नर है बच्चे शक्तिकांता दास। आज के टाइम पे ये चार बंदे, टी रविशंकर, एम डी पात्रा, एम के जैन एंड एम राजेश्वर राव, ये नॉर्मली इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन जैसे टी रविशंकर इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये रीसेंट अपॉइंटमेंट है। जब भी कोई रीसेंट अपॉइंटमेंट होगी तब तब इंपॉर्टेंट बन जाता है। और टी रविशंकर भी रिसेंटली डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट हुए थे, इसलिए बच्चे ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। बाकी डेप्यूटी गवर्नर सारे हैं। आरबीआई का काम क्या है? रेपो रेट कंट्रोल करना, रिवर्स रेपो रेट कंट्रोल करना। देखो जी, रेपो रेट क्या होती है कि जिस रेट पे आरबीआई बैंक को लोन दे रहा है दैट इज नोन एज रेपो रेट। अगर सपोज करो रेपो रेट बढ़ा दिया तो साफ सी बात है बैंक जो आपको लोन देगा वो रेट भी बढ़ जाएगी। तो जब भी आरबीआई चाहता है कि बैंक की लोन की रेट बढ़ जाए टू कंट्रोल द इकोनॉमी, टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, तो रेपो रेट बढ़ा देता है। रिवर्स रेपो रेट, जब बैंक आरबीआई को लोन देते हैं तो जो रेट लगाते हैं दैट इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट। ये भी मैं इकोनॉमिक्स में डिटेल में पढ़ाऊंगा कि रिवर्स रेपो रेट मतलब कोई बच्चे सोच सकते हैं कि सर आरबीआई को लोन की क्या जरूरत है। ठीक है, तो इसको पढ़ाऊंगा। फिलहाल के लिए बस टर्म समझ लो कि क्या होती है रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट। और आपका होमवर्क है आज के टाइम पे, मैं लिखा तो नहीं हुआ है, नहीं लिखा, बहुत ही बेहतरीन। आज के टाइम पे हमारी रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट क्या चल रही है, ये आपका होमवर्क है बच्चे। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट आपकी क्या चल रही है, ये होमवर्क है। नोट मतलब कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे आज के टाइम की करंट क्या है बच्चे। इसके अलावा आरबीआई की पॉलिसीज में बच्चे सीआरआर और एसएलआर भी आता है। अब बोलोगे सर ये क्या है? कुछ अमाउंट होती है बच्चे जो बैंक को हार्ड कैश के रूप में रखनी होती है, दैट इज नोन एज कैश रिजर्व रेशो। आपको ये बताना आज के टाइम पे कितनी है। बोलोगे सर होमवर्क देते रहते हो। भाई मेरे साथ क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी अगर मेरी चीज़ों को फॉलो करोगे तो। मैं होमवर्क देता हूं, मैं आपकी आदत डालना चाहता हूं कि आप सर्च करना, गूगल सर्च करना, आप अपनी आदत बना लो। मैं यकीन मानो इतनी ज़बरदस्त चीज़ है ना ये, याद रखोगे जिंदगी भर। एक बार आदत तो बन जाए तो कितने अमाउंट में जो बैंक है उसको पैसा जो है वो रखना होता है अपनी हार्ड कैश में, दैट इज नोन एज एसआरआर, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो होता है। कि जो मतलब पैसा हार्ड कैश में तो नहीं है, लेकिन जी बिल्कुल ही जब जरूरत होगी तब ऐसे पैसा मिल जाएगा। जैसे गोल्ड, वो होता है ना, वो सुना नहीं तुमने, जब घर पे पड़ा हो सोना तो घाय को रोना। ठीक है, बिकॉज गोल्ड से कभी पैसा आ जाएगा। तो एसएलआर में यानी गोल्ड प्लस में फॉरेन करेंसी आती है जो बहुत ही हाईली लिक्विडेबल होती है, जल्दी से मतलब उससे हार्ड कैश ले सकता है बैंक। तो ये बच्चे वो होती है। तो आपको बताना है सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सपोज करो कि बैंक जो है लोन लेना चाह रहा है आरबीआई से, तो बैंक का बस चले तो बैंक लोन लेता रहे, लेता रहे, लेकिन एक लिमिट तक तो रुक जाएगा ना। जिस रेट पे रेपो रेट पे देगा आरबीआई एक लिमिट तक तो देगा, उसके बाद बोलेगा मेरे बस की नहीं है, तो थोड़ा सा पेनल्टी के साथ फिर भी बैंक बोलेगा मुझे तो लेना है, फिर बोलेगा थोड़े से ज्यादा पैसे लगेंगे, ऐसे नहीं लगेगा। तो जी थोड़ी सी पेनल्टी रेट इसको बोल सकते हैं बच्चे, मार्जिनिंग स्टैंडिंग फैसिलिटी। जब बैंक को और ज्यादा लोन लेना हो तो बच्चे एमएसएफ का यूज करा जाता है। और भी बहुत सारी चीजों में एमएसएफ का यूज होता है। जब भी कोई पेनल्टी लगानी हो तो रेट यही लगता है बच्चे। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पे आ जाते हैं भाई। अभी क्या आते हैं भाई, जो भी बैंक ढंग से मतलब अपनी मैट्रिक्स मेंटेन नहीं कर पा रहा है, चाहे किसी वजह से नुकसान में चल रहा है, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो बच्चे उसमें आरबीआई उस पर जानबूझ के थोड़ी सी ज्यादा नजर रखता है, दैट इज नोन एज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। आज के पहले रखी थी इंडियन ओवरसीज बैंक पे, अब उसको बाहर निकाल मतलब अब उस पे मतलब उसको आउट ऑफ दिस लिस्ट कर दिया है। तो बिकॉज अब इंडियन ओवरसीज बैंक कुल मिला के सही ट्रैक पे है, सही रास्ते पे है, बढ़िया तरीके से चल रहा है। इंडियन ओवरसीज बैंक तक की कुछ चीजें डाल दी। सुनो, आप बोलोगे सर सारी इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ा रहे हो? मैंने आपको कितनी बार पढ़ाया है, पर बताया है कि इकोनॉमिक्स ना अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो करंट अफेयर में इकोनॉमिक्स आ जाएगी वही इकोनॉमिक्स पढ़ लोगे, जिंदगी तुम्हारी सफल हो जाएगी। बता रहा हूं मैं, इतनी ये सब इकोनॉमिक्स का पोर्शन है जो मैं करंट अफेयर से पढ़ा रहा हूं। इतना पढ़ लोगे जिंदगी तुम्हारी सफल है, सफल है, सफल है। ठीक है, तो चलो जी, ये ओवरसीज बैंक के बारे में कर दिया। ये सारी बातें मतलब मैंने कवर कर दिया, आपको एक्सप्लेन कर दी है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज एक्सपेक्टेड टू कीप रेट्स अनचेंज। ये कौन से रेट्स हैं बच्चे? ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था ना अभी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आरबीआई चेंज करती रहती है, तो हर 2 महीने बच्चे कमेटी मिलती है, दैट इज नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसका काम ही ये होता है कि ये जो रेट्स है इनको चेंज करना है या नहीं करना है, इन सब चीजों पर नजर रखना बेसिकली इसका काम होता है। तो अब ये एक्चुअली अनचेंज रखे गए थे। अनचेंज्ड मतलब कितना क्या रेट है वो मैंने आपको होमवर्क में पूछा भी 2 मिनट पहले, राइट?
तो अल्टीमेटली ये है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम ही ये है कि उसको इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है, तो उसके लिए रेट्स वगैरह देखने हैं उसको कि रेट्स उसको कितने क्या रखने हैं, ठीक है। पूरा वो है कि किस किस बेसिस पे वो कैसे मतलब कंट्रोल कर सकती है इकोनॉमी को। जैसे मैंने बताया CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MCLR, बहुत सारी चीजें हैं, उतनी डेप्थ में आपको नहीं जाना है। आपको CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इतनी पता होनी चाहिए आपके लेवल पे। इससे ज्यादा आपको मेरे अकॉर्डिंग जानने की जरूरत मुझे नहीं लगती, बाकी तो जानने को तो कितना भी जान लो, ठीक है। हाँ जी, मैंने बताया था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम क्या है, टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इसके अलावा जितने भी वेल्थ आई है बच्चे उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे समझ रहे हो, जैसे अगर पैसा सरकार के पास पैसा है तो भाई साहब बैंक के थ्रू वो लोगों में लोन के रूप में बटे, सस्ते लोन के रूप में बटे, मतलब जो भी चीजें हैं इस टाइप की चीजें, ओवरऑल मतलब इकोनॉमी का बैलेंस मेंटेन करने में ही सारी चीजें कवर हो जाती है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बच्चे बता दी है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो गवर्नर होता है बच्चे, बाय डिफॉल्ट गवर्नर इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का चेयरमैन होता है, ठीक है भाई, ओके। और इसके अलावा इस कमेटी में बच्चे 6 मेंबर होते हैं, चेयरमैन को मिला के 6 मेंबर होते हैं, 3 RBI के मेंबर होते हैं, तीन गवर्नमेंट के मेंबर होते हैं, ठीक है जी। तो ये लोग थे बच्चे जो इस बार मिले थे, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो जी, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या रहा वो बताना है कि अल्टीमेटली, ओहो मैं नहीं दिखा रहा आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर इसी स्लाइड में आ गए। नहीं भाई, मैं चाहता हूं कि आप पहले खुद सर्च करो। मैंने स्लाइड में सारे आंसर आपको दे रखे हैं, लेकिन मैं चाहता नहीं कि आप यहां से देखो, प्लीज आप खुद सर्च करो। देखो मैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हुआ, गूगल पे सर्च करोगे तब भी मिल जाएंगे, बट आई वॉन्ट यू कि आप खुद सर्च करो बच्चे, वो ज्यादा इफेक्टिव है। बिकॉज जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन आए। अब जब आप ऐसे सर्च करने की आदत डाल लोगे ना, तो आपको मतलब कुछ भी क्वेश्चन दिमाग में आएगा, कुछ भी इधर उधर कुछ सुना होगा, देखा होगा, आप फटाक से गूगल करोगे, तो फिर मेरी जरूरत भी नहीं रह जाएगी आपको, आप खुद इतने एडवांस बन जाओगे। मैं आपको वो बनाना चाहता हूँ। बाकी लिखा हुआ यहाँ पे फिर भी कोई बेशर्म है तो यहीं से देख सकता है, ठीक है भाई तो चलो, ये क्यों न्यूज़ में था मैंने बता दिया कि ओवरऑल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठी थी तो इसलिए न्यूज़ में था। क्या क्या काम थे वो मैंने सब सारी चीज़ें आपको बता दी है। AIIB ने बच्चे ग्रांट करा है 356 मिलियन का लोन फॉर चेन्नई मेट्रो। बोलो सर सारा पैसा चेन्नई में जा रहा है क्या इस न्यूज़ से तो ऐसा ही लग रहा है। तो इसमें आपको देखो, सॉरी देखो, इसमें आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो आपको करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या है वो तो आपको पता लग ही गया कि AIIB ने बेसिकली बच्चे पैसे दिए हैं चेन्नई मेट्रो के लिए। तो ये तो हो गया बच्चे आपका करंट अफेयर। अब आपको सबको पता है कि जब AIIB आ गया तो मैं क्या AIIB को छोड़ूंगा। तो AIIB की फुल फॉर्म है बच्चे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक। देखो फोटो कितनी अच्छी लगाई है, ये एशिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है ठीक है। तो भाई एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए बच्चे। AIIB का काम क्या है, नाम से बता रहा है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। एक बात को हमेशा दिमाग में रखो, चाहे फिर वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, चाहे फिर वो AIIB हो, इसमें जो पैसा लगेगा ना वो लगेगा एशिया में, बट लगा कोई भी सकता है, इन्वेस्ट कोई भी कर सकता है। आप बोलोगे सर USA क्यों इन्वेस्ट करेगा, अरे USA इस वजह से इन्वेस्ट करेगा, USA एशिया का पार्ट नहीं है, लेकिन भाई साहब बैंक का काम तो कर रहा है। क्या इंडिया लोन लेगा तो फ्री में लेगा क्या, नहीं भाई साहब, इंडिया भी तो इंटरेस्ट देगा ना उसको, तो इंटरेस्ट कमाने के लिए USA कर सकता है ऐसे बच्चे, ठीक है। तो इसका मेंबर कोई भी हो सकता है, लेकिन पैसा लगेगा एशिया के प्रोजेक्ट्स में, ठीक है जी। तो ठीक है, मल्टी वो डेवलपमेंट बैंक है, 2015 में इस्टेब्लिश हुआ, 2016 से फंक्शन करनी स्टार्ट करी। फाउंडिंग मेंबर 57 थे, इंडिया भी उसका मेंबर था। आज के टाइम पे 105 मेंबर हो चुके हैं। हेडक्वार्टर बच्चे बीजिंग में है। ये इसके बंदे जिन लिंग ये प्रेसिडेंट है, ठीक है। और ये बच्चे शेयर है, इस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया की जो इसमें शेयर होल्डिंग ना सेकंड नंबर पे है। एक लौता ऐसा मल्टी मतलब लेटरल बैंक है जिसमें इंडिया की शेयर होल्डिंग सेकंड पे बचे। तो चाइना की सबसे ज़्यादा है, इंडिया की सेकंड पे है, तो वेरी वे देखो। लेकिन इसके अलावा देखो रशिया, जर्मनी, साउथ कोरिया, मतलब साउथ कोरिया ठीक है, जर्मनी मेंबर है। देख रहे हो ना आप खुद ही कि यूरोपियन कंट्री भी बच्चे मेंबर होती है। चलो जी, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उर्जित पटेल जो कि एक्स गवर्नर थे बच्चे, अपने एक्स RBI गवर्नर थे, ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ AIIB है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे ये
वहाँ के AII के वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, चलो ये सारी बातें इंडिया के बारे में बातें मैंने बता दी। इंडिया को अच्छा खासा पैसा इससे मिल रहा है। चेन्नई रेल प्रोजेक्ट के बारे में भी है, 108 किलोमीटर है, 116 स्टेशन कवर करेगी, फलाना ढिमकाना, बस पैसा मिलेगा, पैसा मिल गया तब तो बन ही जाएगी, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, एक इसमें खास बात रहेगी कि इसमें सोलर प्लांट्स बच्चे, इसमें मतलब सोलर प्लांट कह रहा हूँ, सोलर पैनल्स जो है वो मेट्रो के ऊपर रहेंगे। ठीक है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ वेरी गुड। इंडिया सबसे ज़्यादा फायदा उठा चुका है अब तक। सबसे ज़्यादा AIB से जो इन्वेस्टमेंट हुई है बच्चे, वो इंडिया के अंदर ही हुई है, तो इंडिया को सबसे ज़्यादा फायदा मिला है इस बैंक का। चलो जी, नाउ SBI एंड इंडियन नेवी ने मिलकर लॉन्च करा है नव ई कैश कार्ड। पेपर का प्रश्न क्या बनेगा बच्चे, करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर का प्रश्न ये बनना है कि इंडियन नेवी ने कौन से बैंक के साथ मिलकर नव ई कैश कार्ड वो करा है। सिंपल सी बात है, आपके लिए तो बहुत ही सिंपल है भाई। जो भी शिप जा रही है, सेलिंग पे जा रही है, तो एक तरीके से आप ये मान लो कि वहां पे ATM मशीन रख दी शिप पे, आप इस टाइप से समझ लो बस। ठीक है, और वो उसका बोला है नव ई कैश कार्ड, एक कार्ड दे दिया, उससे बेसिकली नव, आप समझ रहे हो ना, नव नेवी। ठीक है, तो भाई उन्होंने मिलकर लॉन्च करा है। इंडियाज लार्जेस्ट नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य पे लॉन्च करा गया है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रांजैक्शन दोनों हो पाएगी यहाँ से। तो जो भी बंदे यहाँ पे लंबे लंबे टाइम के लिए बच्चे जाते हैं, ऑब्वियसली हमारे नेवी के सेलर्स से लेकर ऑफिसर तक जो बंदे जाते हैं, तो उनके लिए फैसिलिटी है, बस उतना ही न्यूज़ में। उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है बच्चे। कोल क्रंच इंडिया में आपको देखने को मिला थोड़ा टाइम पहले, अगर आपको याद हो तो कोयला 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 यही रो रही थी, सारी पावर प्लांट्स यही रो रही थी कि हमारे पास कोयला नहीं है, हमारे पास कोयला नहीं है। अपने पास इसमें जो करंट अफेयर निकल कर आएगा वो तो बस ये है कि भाई क्यों हुआ ये। ठीक है, मैं स्टेज ऐसे आ गई थी कि पावर प्लांट के बाद सिर्फ और सिर्फ 4 दिन का वो बच गया था बच्चे। ठीक है, कोयला बच गया था, इसलिए हर जगह चिल्लम चिल्ली मच रही थी। एक तो बच्चे, एक रीज़न था इसमें मानसून, बारिश ज़्यादा हो गई थी तो प्रॉपर से ट्रांसपोर्टेशन उस तरीके से हो नहीं पाई थी। तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ तो बच्चे ये हो गई थी। और इसके अलावा पैसे ज़्यादा बढ़ गए थे, तो लोग जो है वो कोयला जो है कम इंपोर्ट कर रहे थे, इंडिया कम कोयला खरीद रहा था। इस वजह से ये एक मेन रीज़न है कि कोयला कम रह रहा था। आज कोयला दोबारा नॉर्मल आ गया है, तो हमारे लिए करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनता, लेकिन कोयला 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 ये न्यूज़ में रहा है, तो हमें कोयले के बारे में ज़रूर जानना पड़ेगा। ठीक है, मैं कोयले के बारे में आपको बता देता हूँ कि कोयला क्या है। देखो, सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए टाइप ऑफ कोयला। सबसे बेस्ट कोयला होता है एंथ्रासाइट, जो कि इंडिया में बहुत कम मिलता है। सबसे ज़्यादा मिलता है इंडिया में बिटुमिनस, जो सेकंड बेस्ट होता है, देन लिग्नाइट, देन पीट। आपको ये एक तो पता होनी चाहिए चीज़। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा इंडिया में कोयला कहाँ पे मिलता है आपको ये पता होना चाहिए। झाना, बोकारो, रानीगंज, वर्धा, कोरबा, आदिलाबाद, वारंगल, गोदावरी वैली, कुडप्पा, दीज आर दी मेन एरिया जहाँ पे कोल की माइनिंग होती है। तो कौन पेपर प्रश्न कैसे आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द कोल माइन या कोल मेजोरिटी एरिया, कुछ भी इस टाइप का ये चीज़ आ सकती है। ठीक है, झरिया, धनबाद, बोकारो, ये रानीगंज बहुत फेमस है बच्चे। तो झरिया कोल फील्ड है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड रिचेस्ट कोल फील्ड है बच्चे इंडिया की। ठीक है, ये बच्चे देखो कौन सबसे ज़्यादा कोयला उगाता है, चाइना, इंडिया शायद सेकंड नंबर पे लग रहा है मुझे, नहीं अच्छा इंडोनेशिया है बच्चे। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, हाँ थर्ड पे इंडिया है। नेक्स्ट है जो सबसे ज़्यादा कंज्यूमर है, ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा बच्चे चाइना कंज्यूम करता है, दूसरे नंबर पे भाई इंडिया कंज्यूम करता है। ठीक है, चलो जी आगे चलते हुए, हाँ जी, तो नेक्स्ट इज वर्ल्ड बैंक रिटेन्ड इंडिया GDP ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 एट 8.3%। देखो, एक तो करंट अफेयर क्वेश्चन ये बन जाता है कि भाई रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने कितनी बोली कि हमारी GDP होगी फलाना ढिमकाना। देखो, वैसे तो ये चीज महीने से महीने बदलते रहते, जैसे अभी यूक्रेन वॉर क्राइसिस हुआ तो सब कुछ बदल जाएगा, जो भी फोरकास्ट है सब कुछ धरे के धरे रह जाएंगे। तो मुझे लगता है ओवरऑल ये वैल्यू अभी इस पॉइंट पे इंपॉर्टेंट नहीं बनती है, लेकिन इससे बहुत सारी चीजें निकल जाती है। आपको एटलीस्ट वर्ल्ड बैंक की, जब वर्ल्ड बैंक बातें कुछ बोलता है तो उनकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बन जाती है, बिकॉज इतनी बड़ी संस्था है भाई। तो देखो, ये तो GDP की बातें तो लिखी हुई है। एक तो कमेंट सेक्शन में आप इंडिया की GDP अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, इंडिया की GDP की रैंकिंग क्या है। मैं ग्रोथ की रैंकिंग नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं GDP वैल्यू में इंडिया की रैंकिंग क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसके अलावा जो मुझे लगता है इस टॉपिक में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं वो आपको बता देता हूं कौन कौन सी रिपोर्ट्स या इंडेक्स जो है वर्ल्ड बैंक लॉन्च करता है। जैसे कि वर्ल्ड बैंक लॉन्च करता है बच्चे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस।
ठीक है, ये 2021 में डिसकंटिन्यू कर दी गई रिपोर्ट, इसमें हम बहुत अच्छा कर रहे थे वैसे। एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट करता है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स करता है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स लॉन्च करता है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स लॉन्च करता है, रेमिटेंसेज रिपोर्ट लॉन्च करता है जिसमें इंडिया टॉप पे रहता है। रेमिटेंस मतलब जितने भी लोग बाहर से इंडिया में पैसा भेजते हैं उसमें कितने, मतलब बाहर से अपने देश पैसा भेजते हैं, उसमें इंडिया की रैंकिंग फर्स्ट पे इंडिया था और सेकंड पे चाइना था। ठीक है, नेक्स्ट इज, चलो जी ये तो हो गया। नेक्स्ट इज पीएम लॉन्च द जल जीवन मिशन ऐप फॉर इंप्रूविंग अवेयरनेस। तो भाई एक तो आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए, करंट अफेयर का प्रश्न बन जाता है कि कौन सी ऐप रिलेटेड टू वाटर मैनेजमेंट अभी पीएम मोदी जी ने लॉन्च करी है या फिर मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया जी कि जल जीवन मिशन ऐप। ठीक है, पहले ये मिशन तो पहले से चलता आ रहा था, अब इसकी एप्लीकेशन बच्चे लॉन्च कर दी गई है। तो इसकी एप्लीकेशन लॉन्च कर दी गई है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि फाइनली ये जल जीवन मिशन क्या है। देखो पीपीटी इतनी सुंदर है कि पढ़ने में आपको बहुत मजा आ जाएगा, एक बार गो थ्रू जरूर करना पूरी पूरी पीपीटी से। ठीक है, तो क्या एम है बच्चे, ये कुछ नहीं है, जितने भी लोग रिस्पॉन्सिबल है ना उनके बीच में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना चाह रहे हैं। अल्टीमेट काम क्या है, अल्टीमेट में आपको काम बताता हूं कि इसमें अल्टीमेट काम क्या पूछना चाह रहे हैं, मतलब अल्टीमेट काम क्या करना चाह रहे हैं, मैं वो आपको बताता हूं इससे कि हर घर, हाँ देखो, हाँ हर घर जल का मिशन है, नीचे मैंने डाला हुआ था, हाँ ये था कि जितने भी घर हैं इंडिया में ना उनको सबको टैप कनेक्शन ऑफ वाटर बच्चे देना है। उन सबको क्या देना है, टैप कनेक्शन ऑफ वाटर, सब के सब लोगों को बच्चे देना है हर घर में। बात समझ पा रहे हो, हर घर में ये पानी पहुंच जाए, ये है। अब तक कितना अचीव कर चुके हैं, अब तक इतना अचीव कर चुके हैं कि 157 मिलियन हाउस होल्ड्स को 2024 तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रोवाइड करवा दिया गया है भाई साहब पानी। ठीक है, तो प्रोग्रेस पूरा देख लो कि क्या क्या हुआ है। ये गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार एंड पुडुचेरी, इनको भाई साहब 100% ये स्टेट 100% हर घर में वाटर कनेक्शन हो चुके हैं, मतलब इतना यहां तक पहुंच चुके हैं। अपने आप में बच्चे एक अचीवमेंट बन जाती है। इस बार के लिए स्पेशल बात क्या होगी, जो अपनी परेड निकली थी 2022 की परेड, उसमें एक झांकी भी निकली है जल जीवन मिशन में। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट कि कितना, मतलब कितनी इंपॉर्टेंस इस चीज को गवर्नमेंट दे रही है। तो आपके लिए बच्चे इंपॉर्टेंट बन ही जाता है। गांधी जयंती पे इस मोबाइल ऐप को लॉन्च करा गया, तो भाई ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन गया है। ठीक है, हाँ जी आगे चलते हैं। भूपेंद्र यादव लॉन्च्ड डिजी सक्षम इन कोलैबोरेशन विद माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। तो भाई साहब एक तो यही बात, जब माइक्रोसॉफ्ट का नाम आ गया तो इंपॉर्टेंट क्यों ना बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही बात है कि भूपेंद्र यादव जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ मिलकर बच्चे डिजी सक्षम लॉन्च करा। तो एक तो करंट अफेयर बन गया। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए डिजी सक्षम क्या है बच्चे। डिजी सक्षम एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लिया है कि भाई साहब बिकॉज ऑफ कोविड के चलते बहुत लोगों ने अपनी नौकरियां खोई है, तो हम लोगों को कुछ स्किल सिखाएंगे, उन स्किल के माध्यम से उनको नौकरियां मिलेगी। ठीक है, तो डिजी सक्षम एक ऐसा डैशबोर्ड है, एक ऐसी मतलब जगह है जहां पे बेसिकली लोगों को स्किल प्रोग्राम सिखाए जाएंगे डिजिटली। ठीक है, तो डिजी सक्षम तो किसके साथ मिलकर लॉन्च करा है बच्चे, माइक्रोसॉफ्ट के साथ करा है। क्या काम है ये पता होना चाहिए, और क्या मतलब अल्टीमेट मोटिव क्या है वो सबको पता होना चाहिए। भूपेंद्र सिंह यादव के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये हमारे मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है। इसके अलावा ही इज ऑल्सो मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। इतना आपका करंट अफेयर हो गया। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि अल्टीमेटली भारतीय सरकार ने, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने मिलकर ये काम करा है, उसी चीज को थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर रखा है। अमृत, सबसे पहली बात तो कि ये सेकेंड फेज लॉन्च हुआ है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। ठीक है, इसको अब सबसे पहले तो आप पूछोगे सर ये अमृत क्या है, पहले उस पे आते हैं फिर वापस आएंगे इस चीज पे। अमृत स्टैंड्स फॉर अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। नाम से समझ में आ गया कि एक्चुअली की जो अर्बन एरिया है उसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है, रिजनरेट करना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना है। स्वच्छ भारत मिशन आपको पता है 2014 में मोदी जी ने आते लाया था। उन्होंने बोला था 2019 तक हमें भारत को ओपन डिफेक्शन फ्री बनाना है, कि मतलब कोई भी ओपन में सोच ना करे। तो 2019 में भी अचीव दिस। आज के टाइम पे अपना टारगेट है 2.0 में कि भाई साहब अब हमें 100% गार्बेज फ्री सिटीज बनानी है और 100% वाटर सप्लाई वाला सिस्टम। तो उसके लिए जल जीवन मिशन मैंने बताया, और गार्बेज फ्री
सिटीज बच्चे 500 सिटीज को सिलेक्ट करा गया है, जिसको हमने डिसाइड करा है कि इनको हम गार्बेज फ्री बनाएंगे। ठीक है, तो ये सारा है, क्या क्या हमने अचीव करा है ये सारी डिटेल लिखी हुई है। आपको बेसिक बस उतना पता होना चाहिए कि अल्टीमेटली इनका काम क्या है, इनकी फुल फॉर्म क्या है, कब लॉन्च हुए हैं और क्या अब तक अचीव कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी मैंने मतलब प्रॉपर डिटेल दे रखी है, पीडीएफ से आप पढ़ सकते हो कि क्या है, लेकिन जितना करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया। हम सिविल सर्विस की तैयारी नहीं कर रहे, वरना मैं इसको पूरा इसका एनालिसिस करके बताता क्या कुछ है क्या नहीं है। हम एनडीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, वहां पे क्वेश्चन जिस लेवल के आते हैं वो मैंने आपको बच्चे बता दिया है। ठीक है, अमृत के बारे में सब कुछ मैं बता चुका हूं। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बढ़िया रहेगा इसको प्रिंट आउट वगैरह ना निकलवा के, या फिर प्रिंट आउट निकलवा भी लो अगर निकलवा अफोर्ड कर सकते हो तो, लेकिन जो फील इसकी कलरफुल में पढ़ने में है ना, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट में वो रह जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो मेरी तो सजेशन है लैपटॉप पे फोन पे बस ऐसे पढ़ते चलो बहुत फील आएगी। ठीक है, चलो जी, स्वदेश दर्शन स्कीम नाम से क्लियर हो रहा है क्या मोटिव है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑब्वियसली इसको करेगी। स्वदेश दर्शन, भारत देखो, भारत कितना अच्छा है, भारत की धरोहर कितनी अच्छी है, ये स्कीम है बच्चे। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है क्या, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया के अंतर्गत बच्चे इसको मिला दिया गया है। ठीक है, अब अल्टीमेटली एम क्या है कि थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट बनाएंगे। जैसे टूरिस्ट सर्किट का मतलब समझाता हूं, देखो ये ट्रेन है, दिस इज रामायणा सर्किट, आप देख रहे हो पूरा रामायणा सर्किट ट्रेन। ठीक है, दिस इज बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन, तो आपको सारे उन रूट्स पे ट्रेन लेके जाएगी, दैट इज रिलेटेड टू रामायणा, दैट इज रिलेटेड टू बुद्धिस्ट। तो ऐसे थीम बेस्ड बच्चे सर्किट बनाए जाएंगे। तो ऐसे कौन कौन से, बुद्धिस्ट सर्किट, कोस्टल सर्किट, डेजर्ट सर्किट, इको सर्किट, हेरिटेज सर्किट, हिमालय सर्किट, कृष्णा सर्किट, नॉर्थ ईस्ट का सर्किट, रामायणा सर्किट, रूरल सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट, सूफी सर्किट। हाँ मम्मी मतलब आप समझ गए बस। ठीक है, मतलब समझ गए, अब इससे ज्यादा और क्या करोगे। ठीक है, एक इसके अलावा देखो अपना देश इनिशिएटिव बच्चे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च करा था टू इनकरेज कि भाई आप अपने देश को देखो, देश की इकोनॉमी में इससे फायदा होता है, ये सारी बातें। इसके अलावा कुछ स्कीम्स हो रहा है, प्रसाद स्कीम, प्रसाद की फुल फॉर्म बच्चे जानना बहुत जरूरी है। प्रसाद स्टैंड फॉर पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। ठीक है, नाम से चीजें समझ में आ सकती है, मेरे हिसाब से इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। 2014-15 में इसको लॉन्च करा था, ये भी इसको लेके भी काफी एक्टिव रहती है बच्चे। ठीक है जी, तो अभी बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन ऑर्गेनाइज करी थी, इसलिए अल्टीमेटली मामला आया था न्यूज में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पहला नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर नेशनल मास्टर प्लान दैट इज पीएम गति शक्ति लॉन्च करा। आप बोलोगे सर ये गति शक्ति क्या है, नाम से पता लग रहा है ना, गति शक्ति मतलब कि किसी चीज को फास्टन करने की बात करी जा रही है। इन्होंने बोला कि एक काम करते हैं ना यार, जैसे जितने भी अलग अलग हम फेज में काम कर रहे होते हैं, क्यों ना सबको एक कर ले। मतलब समझ रहे हो कि इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को मिला के बेसिकली एक कर लिया जाएगा, और उससे रिलेटेड जितनी भी मिनिस्ट्रीज है सबको मिला के एक कर लिया जाएगा, कि मतलब अल्टीमेटली फास्ट पेस पे काम हो सके। ऐसा नहीं कि वो बोले कि जब उस मिनिस्ट्री से फाइल नहीं आई है, वो बोले जब उस मिनिस्ट्री से फाइल नहीं आई है, ये सब चीजें ना हो, ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम हो सके। ये था बच्चे गति शक्ति, तो आपको पता लग गया। ठीक है, इसमें अलग अलग फील्ड के लिए बच्चे प्रोजेक्ट चुने गए हैं, टेक्सटाइल से लेके, फिशरी से लेके, फार्मास्यूटिकल से लेके, डिफेंस से लेके, मतलब हर के कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। ठीक है, तो 16 डिपार्टमेंट्स इसके पार्ट होंगे, 16 मतलब मिनिस्ट्रीज बेसिकली इसका पार्ट होगी। अल्टीमेटली बताए ना, सबको एक उस पर ले आए। ठीक है भाई, कि जैसे कुछ काम होना है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रोड भी इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भी इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड सप्लाई भी इन्वॉल्व है, तो सबको एक ही जगह ले आओ। ठीक है, कि भाई अल्टीमेटली एक अच्छा काम करो। तो दिस वाज द गति शक्ति प्लान बच्चे। ठीक है, क्या क्या प्लान है ये मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं, आप चाहो तो इनको देख सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या क्या काम करने वाली है वो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये पर्टिकुलर हमारे एनडीए सीडीएस के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हम इकोनॉमिक जोन्स बनाएंगे बच्चे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इकोनॉमिक जोन बनाएगी, हम नए डिफेंस कॉरिडोर्स जहां पे पूरी पूरी इंडस्ट्री डेवलप करेंगे डिफेंस इक्विपमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये अपना वो रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज क्या प्रोजेक्ट है वो ये रहेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवे के क्या प्रोजेक्ट है वो ये रहेंगे। मैंने आपकी उसके लिए लिख दिया बिकॉज दिस इन्फॉर्मेशन आर वेरी क्रिएटिव एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा कि भारतीय सरकार किसकी डायरेक्शन में काम कर रही है सब जान के। लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है वो मैं सब आपको बताता जा रहा हूँ, वो चीजें आपको सिर्फ सुनने से मेरे हिसाब से आपको याद हो ही जाएगी। ठीक है जी, तो बताया मैंने क्या करेंगे, सारे मिनिस्ट्री इंटीग्रेटेड तरीके से एक बढ़िया डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलो चलो ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों है ये सब हमने कर लिया है।
मोदी जी ने लॉन्च करा बच्चे इस्पा, अब इसको आइस्पा बोल रहे हैं, इस्पा बोल रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत होती है, मतलब हो सकती है, मैं आपको बता देता हूं क्या है। इट स्टैंड फॉर इंडियन स्पेस एसोसिएशन। ये क्या बच्चे बन रही है, अब आपको सबको पता है कि स्पेस में इंडिया बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है, बहुत जबरदस्त अपनी डेवलपमेंट है, हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें आगे बच्चे बढ़ भी रहे हैं। तो ये कलेक्टिव वॉइस होगी इंडियन स्पेस इंडस्ट्री की, जो इंडियन स्पेस एजेंसी होगी, दिट वुड बी अ कलेक्टिव वॉइस ऑफ इंडियन स्पेस एजेंसी। बहुत ही जबरदस्त तरीके से कौन कौन फाउंडिंग मेंबर है ये आप देख लो, इतना ज्यादा नहीं पूछेगा कौन कौन फाउंडिंग मेंबर है। इंडिया स्पेस सेक्टर में क्या कर रहा है आपको पता ही होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि इसरो का चेयरमैन कौन है, कमेंट सेक्शन में बता देना कि इसरो का नया चेयरमैन कौन अपॉइंट हुआ है, बिकॉज इससे पहले जो के सिवन थे तो सारी जनता को पता था, अभी रिसेंटली नई अपॉइंटमेंट है तो पता नहीं है। और इसरो के चेयरमैन की नई अपॉइंटमेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, तो कमेंट सेक्शन मुझे बता देना। इसके अलावा सिर्फ इतना नहीं है, कुछ और भी बच्चे ऑर्गेनाइजेशन है इस्पा के अलावा जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। अच्छा पहले इस्पा की वो देख लो कि इसके मोटिव क्या रहेंगे, प्राइवेट सेक्टर को किस तरीके से अलाउ कर रहे हैं, किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर इस फील्ड में इनोवेशन कर सकता है, इस चीज पे इस्पा काम करेगी। गवर्नमेंट का उसमें क्या काम रहेगा, यंगस्टर्स को तैयार करेगी। अल्टीमेटली जो अपना ये स्पेस है ना, इस स्पेस इंडस्ट्री को इतना जबरदस्त रिसोर्स की तरह इंडिया देख रहा है और इसरो इतना जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है कि अल्टीमेटली ये सारा काम चल रहा है, इतनी ऐसी नई ऑर्गेनाइजेशन आ रही है। इसके अलावा इन स्पेस 2020 में बच्चे आई थी, दैट स्टैंड्स फॉर इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इन स्पेस नाम से समझ में आ रहा है क्या काम करेगी ये बच्चे, जितने प्राइवेट कंपनी आना चाहती है उनके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड सेट करेगी, ठीक है जी। इसके अलावा NSIL स्टैंड फॉर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है, ये बेसिकली इसरो की मार्केटिंग देखेगी बच्चे। आप इस बात को समझो ना कि बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर आना चाहते हैं तो इसरो की प्रॉपर मार्केटिंग होना जरूरी है, तभी तो जाके ये सब चीजें आ पाएंगी। तो भाई ये सब चीजें हैं, ठीक है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन रिसीव महारत्ना स्टेटस, तो ऑब्वियसली पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यही लाइन इंपॉर्टेंट बन जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज अ महारत्ना कंपनी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी रिसीव्ड क्या नाम है पावर रत्ना, मतलब सॉरी महारत्ना स्टेटस रिसेंटली, ये सब बच्चे पेपर में आ सकता है। तो जी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसको बच्चे मिला है महारत्ना का स्टेटस। इट इज़ द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। आपको पता होना चाहिए कि अगर महारत्ना का स्टेटस मिलना है तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात तो वो एक ऑलरेडी नवरत्न होनी चाहिए। इसके अलावा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सेबी पे वो होनी चाहिए। एनुअल टर्नओवर उसकी 25,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, 25,000 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए पिछले 3 साल में, ठीक है जी। नेटवर्थ 15,000 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। बहुत सारी है, आपसे मुझे नहीं लगता कि ये सब चीजें पूछेगा, ना ही ये पूछेगा नवरत्न के लिए क्या स्टेटस चाहिए, वो तो मैंने यहाँ पे डाल दी। जो आपसे पूछेगा बता देता हूं मैं कि कौन कौन सी कंपनी एग्जांपल्स है महारत्ना का, कौन कौन सी नवरत्न का, इसको मैंने अच्छे से दिखाया भी हुआ, ये देख लो। महारत्ना कंपनी जो बहुत ही फेमस है बच्चे, BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, कोल इंडिया, गेल, सेल, ONGC, पावर ग्रिड, NTPC, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, these are the famous। तो पेपर में प्रश्न आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ महारत्ना, नवरत्ना, इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे पेपर में आ सकते हैं। अगर किसी को महारत्ना स्टेटस अचीव होता है दैट मींस इट काइंड्स ऑफ अचीवमेंट, बड़ी कंपनी होगी, ज्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी ज्यादा सपोर्ट करती है और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है जी। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति, तो आप एक तो सीधी सीधा 2 क्वेश्चन बनते हैं भाई, मित्र शक्ति किस किस कंट्री के बीच की एक्सरसाइज है, दूसरा कहां पर हुई है, ठीक है। तो मित्र शक्ति बच्चे इंडिया श्रीलंका के बीच की एक्सरसाइज है, जो कि इस बार श्रीलंका में ही हुई है, ठीक है। और इसके अलावा जो एक और चीज बन जाती है कि श्रीलंका के साथ हम और कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, तो जी सिलिनेक्स, तो नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ये 2019 की फोटो लगाई हुई है मैंने, ठीक है जी। क्यों हुआ, बिकॉज श्रीलंका में हुई अभी, इसलिए बच्चे ये न्यूज में थी, ठीक है जी। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है, इनफैक्ट टर्की को भी इसमें ऐड कर दिया गया है FATF ने। FATF स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका कि हेडक्वार्टर पेरिस में है, जो कि 37 मेंबर्स की एक बॉडी है, 37 कंट्रीज की बेसिकली एक बॉडी है। वो क्या करती है बेसिकली, वो देखती है कि भाई कोई भी कंट्री जो है उसके पास जो फाइनेंस आ रहा है वो भाई उसको कैसे यूज कर रही है। बेसिकली कोई मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज में तो इन्वॉल्व नहीं है, अगर वो है तो पहले ही वो एक रिपोर्ट में अपनी लिस्ट में बता देती है कि भाई अगर इस कंपनी के साथ ट्रेड करोगे, कंपनी पैसा जो है टेररिज्म में
ज़्यादा डालेगी, मनी लॉन्ड्रिंग में ज़्यादा डालेगी, ठीक है। तो इस वजह से एक लिस्ट बना लेते हैं, दो बहुत ही फेमस लिस्ट है, ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट इज लाइक अ वार्निंग, ब्लैक लिस्ट तो मतलब ब्लैक हो गया। अगर कोई कंट्री ब्लैक लिस्ट में आ चुकी है मतलब कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंट्री उनके साथ ट्रेड करते हुए थोड़ा सोचेगा, उनको लोन देते हुए थोड़ा सा सोचेगा, मतलब बर्बादी का रास्ता है ब्लैक लिस्ट। आज के टाइम पे पाकिस्तान बच्चे ग्रे लिस्ट में एग्जिस्ट करता है। अच्छा 39 कंट्रीज हो गई बच्चे, पहले 37 था, अब अच्छा कंट्री 37 ही है। ये दो ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन कमीशन, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, इसके वो मैंने नहीं जोड़े थे, ठीक है। तो ग्रे लिस्ट का मैंने बता दिया, ये बच्चे एक वार्निंग की तरह होती है। पाकिस्तान इसमें रहा है, टर्की नया ऐड हुआ है। ब्लैक लिस्ट में बच्चे नॉर्थ कोरिया एंड ईरान आते हैं बच्चे, ठीक है। तो बस ठीक है, यही सब चीज़ें थी। FATF के बारे में इतनी चीज़ें जाननी जरूरी थी जो मैंने आपको बच्चे बता दी है। क्यों न्यूज़ में आया है बता दिया। अच्छा हाँ, दिस इज ऑल्सो गुड थिंग, बोट्सवाना एंड मॉरिशस को बच्चे ब्लैक लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है। पाकिस्तान अभी है ब्लैक लिस्ट में। जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, ये इंडिया ने हैंड ओवर करा बच्चे, किसको, नेपाल गवर्नमेंट को। तो एक तो पेपर का प्रश्न यही बन गया है कि कौन सी उसको कंट्री को हमने ये कॉमन रेलवे लिंक हैंड ओवर करा है। तो इसमें 3-4 ऑप्शन आएंगे, बस ये बात है। पड़ोसी जो ऑप्शन है भाई, बांग्लादेश पूछ लेगा, म्यांमार पूछ लेगा, नेपाल पूछ लेगा, भूटान पूछ लेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जी नेपाल से रिलेटेड है, इंडिया नेपाल है। जैननगर नाम से समझ पा रहे हो, जैनिज्म एंड ऑल सब थी, ठीक है। तो बेसिकली अपने बढ़िया मतलब रिलेशंस मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा कल्चरली हम और नेपाल वाले बच्चे जो है सेम ही है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई थोड़ा सा ये उसके लिए इंडिया ने करा है। तो बस आपके लिए पेपर में इतना ही पूछ लेगा, इंडिया और नेपाल में रिलेशंस से अगर कुछ आया तो मैंने लिखा हुआ है कि पाइपलाइन भी हम बना रहे हैं, वाटरवे भी, हम इनलैंड वाटरवे बनाना चाहते हैं उनके साथ, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। बट फर्स्ट एवर ब्रॉड गेज पैसेंजर सर्विस जैननगर से बिजालपुर बरीदास रेलवे प्रोजेक्ट, ये हमने इंडिया और नेपाल के साथ बेसिकली हमने नेपाल के साथ शुरू करा है, ठीक है। G7 नेशन एग्री ऑन प्रिंसिपल टू गवर्न क्रॉस बॉर्डर डेटा यूज एंड डिजिटल ट्रेड ना, मतलब मैंने पिछली बार समझा के मर गया था। G7 कंट्रीज के नाम बता दो, G7 कंट्रीज के नाम बता दो। जिस बच्चे ने नाम बताया पेपर में बता पाया, ठीक है। पेपर में प्रश्न आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7। इस बार नहीं आएगा ये चीज, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ नहीं पता किस तरीके से क्या पूछ दे, तो आपको एटलीस्ट G7 कंट्रीज के नाम पता होने चाहिए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, US। अब इसके साथ साथ आपको ना ये बात ही पता होनी चाहिए, G7 में ये रशिया वाला सीन पता होना चाहिए, बिकॉज आज के टाइम पे वॉर वाला सीन चल रहा है। तो पहले G8 हुआ करता था 2014 में, जो रशिया ने क्रीमिया पे कब्जा करा था, तो इसको बाहर निकाल दिया था, तो G7 बन गया बच्चे। इसके अलावा G20 जिसका मेंबर इंडिया भी है, आपको इन कंट्रीज के बारे में पता होनी चाहिए। सेम PPT मैंने पिछले साल भी यूज़ करी थी। इस बार मेरे अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट बनती है वो G8 एंड G20 बनती है। ये पूछा जा सकता है बच्चे पेपर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ G20, विच ऑफ द फॉलोइंग जो भी था G8 से कुछ पूछ सकता है, ठीक है। तो ये क्या है ना, मतलब मीटिंग किस लिए होती है वो तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। डिजिटल ट्रेड कर सकते नहीं कर सकते, G7 कंट्रीज ने बेसिकली आपस में ये सब चीज़ें बात करी। तो डिजिटल ट्रेड के बारे में बात हो रही थी, डेटा इज़ द न्यू करेंसी, डेटा का ट्रांसफर किस तरीके से हो सकता है, ये सब चीज़ें बात हुई है। आपके लिए जो मैंने बता दिया था वो बता दिया था। इंडिया इस बार एज अ गेस्ट कंट्री आया था बच्चे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, COP बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 मोदी जी भी गए थे बच्चे। वर्ल्ड लीडर समिट हुई है, इस बार कहाँ पर हुई है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लासगो में हुई है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जी ठीक है जी, 1 से 12 नवंबर थी। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि बच्चे इन पार्टनरशिप विद इटली हुई है, ठीक है। ये ग्लासगो UK में है एंड इन पार्टनरशिप विद इटली हुई है। ये पेपर में प्रश्न आ सकता है किसके साथ पार्टनरशिप में ये करारनामा बेसिकली करा गया है। नाम से समझ में आ रहा है, क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट कुछ भी काम करना हो तो भाई साहब दिस इज द टॉप अथॉरिटी, टॉप ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट काम करेगी। तो इस बार कहाँ पर हुई है, मोदी जी खुद गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ भी स्टेप लेना है, दिस इज द फाइनल अथॉरिटी, दिस इज द एपेक्स अथॉरिटी जो लेती है बच्चे। इसके सारे कंट्रीज बच्चे मेंबर है। COP 21 थी जिसको, जहाँ पे बच्चे पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था, जहाँ पे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि 2030 तक अचीव करने हैं, वो सारी बातें करी गई थी। वो सब COP में हुआ। मैं वही तो बता रहा हूँ, जो भी क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट कुछ भी काम होगा पूरे वर्ल्ड में, वो सब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इसी में हो रहा होगा बच्चे, बिकॉज ये
मतलब इट इज़ द एपेक्स अथॉरिटी। तो नेट ज़ीरो बाय 2050 बच्चे, ये अपना टारगेट है कि 2050 तक नेट कार्बन ज़ीरो करना है। और जो अपना जो टेम्परेचर है जो बढ़ना है प्री इंडस्ट्रियलाइज लेवल से 1.5 डिग्री पे रोकना है 2050 तक, ये इनका टारगेट है। इंडिया इसमें लगातार काम कर रहा है। इंडिया बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में काम कर रहा है। टारगेट से इनफैक्ट इंडिया आगे ही चल रहा है। आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे इंडिया सोलर प्लांट्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। सोलर, आपके घर पे सोलर पैनल लग रहे हैं, वो सब बिकॉज ऑफ दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ही इंडिया उस पर काम कर रहा है। ठीक है जी, ये मैंने बता दिया कि इटली के साथ बच्चे यूके ने करा है, ग्लासगो सिटी में इस बार था। बर्बाडोस बच्चे, इन्होंने पहला अपना प्रेसिडेंट चुना बिकॉज अभी तक देवर नॉट रिपब्लिक, ये बच्चे ब्रिटिश क्राउन के अंडर आया करते थे एंड क्वीन एलिजाबेथ उनकी फॉर्मल हेड हुआ करती थी। लेकिन अब बच्चे वो रिपब्लिक बन गए हैं। बर्बाडोस को जाके देखोगे बच्चे, कैरेबियन कंट्रीज में आपको मिल जाएगा बच्चे। बर्बाडोस पॉपुलेशन लगभग 3 लाख पॉपुलेशन है। इसकी लोकेशन एक बार जाके देख सकते हो एक बार आप जरूर। ठीक है, इसकी कैपिटल भी इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, इंडिया और इसके रिलेशन, ठीक है, मुझे तो आपसे जो बात करनी है वो कहाँ गया। अच्छा, कॉमनवेल्थ कंट्रीज के बारे में बात कर सकते हैं। कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन सी कंट्री बच्चे? वो कंट्री है जो कभी ना कभी यूके द्वारा रूल करी गई है। ठीक है, ये वो वाली कंट्रीज है कॉमनवेल्थ कंट्रीज। इंडिया इसका पार्ट है, बिल्कुल बच्चे इंडिया इसका पार्ट है। आज के टाइम पे 54 कंट्रीज, आपको याद हो कॉमनवेल्थ गेम्स भी हुए थे। ठीक है, तो ये सब देखो एक वो बनाया हुआ है। अगर आपको जानना हो तो आज भी बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे मतलब मोनार्की है, मतलब कि हेड ऑफ द स्टेट जो है वो ब्रिटिश वही है, क्या नाम है, क्वीन ही है, क्वीन एलिजाबेथ ही है बच्चे। ठीक है, तो बहुत सारे आइलैंड्स हैं जिसमें आज भी ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। गिब्राल्टर, बरमूडा, ठीक है, एंगुलिया, ये सब आइलैंड है, फोल्कलैंड आइलैंड। ठीक है, तो जी अब फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट चुन ली है। पहली प्रेसिडेंट जो है वो है डेम सेंड्रा। डेम सेंड्रा बच्चे पहली प्रेसिडेंट है रिपब्लिक बारबाडोस की। तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट बच्चे। नेक्स्ट इज फिफ्थ इंडियन जापान बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो आपको पता ही होना चाहिए कि इंडिया और जापान के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, वो इंपॉर्टेंट होगी। ये कौन सी हुई है बच्चे? जिमेक्स हुई है। ठीक है, 2021 में कहाँ पर हुई थी पता होना चाहिए। ठीक है, बस इतनी चीज़ है मेरे हिसाब से, ज़्यादा इससे ज़्यादा ज़रूरत आपको है नहीं। ठीक है जी, इसके अलावा और कौन कौन से हम करते हैं? जॉइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज करते हैं जिसको शिन्यू मैत्री बोलते हैं। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को करते हैं जिसको धर्मागार्जन बोलते हैं। मालाबार एक्सरसाइज जो कि अब क्वाड एक्सरसाइज भी बन गई है, वो भी हम उसका भी एक पार्ट बच्चे जापान होता ही है। ठीक है जी, इंडिया यूके ने बिगन करा 2 वीक मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वॉरियर 2021 में उत्तराखंड में। देखो ध्यान रहे 2022 में अजय वॉरियर अभी तक नहीं हो रही है, 2021 में ये हुई है बच्चे, उत्तराखंड में हुई है। जगह इंपॉर्टेंट है, किस किस के बीच में एक्सरसाइज है वो इंपॉर्टेंट है। तो जी यूके के बीच में है, इंडिया और यूके के बीच में। और कहाँ पर हुई है बता दिया मैंने, कहाँ पर हुई है, उत्तराखंड में हुई है। एम क्या था? काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर इंसर्जी ऑपरेशन के अगेंस्ट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या क्या कोई और भी एक्सरसाइज हम यूके के साथ करते हैं बच्चे? लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ? लिखा होगा, लिखा होगा, हाँ ये लिखा होगा बच्चे। हम कौन कौन एक्सरसाइज करते हैं बिटवीन इंडियन नेवी एंड यूनाइटेड किंगडम नेवी? इंद्रधनुष एक्सरसाइज करते हैं, नाम से पता लग रहा है इंद्र। तो जी एयरफोर्स एक्सरसाइज हम करते हैं। ठीक है, अजय वॉरियर मैंने बता दी, ये हुई है बच्चे उत्तराखंड में। ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज का सेकंड फेज बे ऑफ बंगाल में लॉन्च करा गया। मालाबार एक्सरसाइज को क्वाड एक्सरसाइज भी बोल दो। ठीक है, बिकॉज क्वाड ग्रुप एक्सरसाइज बन चुकी है मालाबार एक्सरसाइज, जो कि पहले की 3 कंट्रीज के बीच में हुआ करती थी। हाँ जी, कहाँ पर हुई है? पैसिफिक ओशन में हुई है। पैसिफिक ओशन में यूएस का एक आइलैंड है गुआम आइलैंड, वहाँ पे बेसिकली बच्चे ये हुई है। ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए कि एक्सरसाइज मालाबार किस किस कंट्री के बीच में होती है। दैट इज बिटवीन यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ठीक है, पहले ऑस्ट्रेलिया पार्ट नहीं हुआ करता था, पहले 3 ही कंट्री हुआ करती थी। ठीक है, तो अब इसको क्वाड एक्सरसाइज भी बोला जा रहा है। इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चे चाइना को है, बिकॉज इंडो पैसिफिक रीजन में ये स्टार्ट करी गई बिकॉज हम चाइना के अगेंस्ट काम करना चाह रहे थे, इसलिए स्टार्ट करी गई। नोट हम ओवरऑल इंडो पैसिफिक रीजन में कुछ भरोसे वाली हरकत ना कर पाए, इसलिए क्वाड ग्रुप बना था। और बस इसमें पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने का काम है। चाइना को बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है इससे। इंडियन आर्मी को बच्चे गोल्ड मेडल मिला है इन एक्सरसाइज कैम्बिरियन पेट्रोल।
यूके में बच्चे कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज में इंडिया गोल्ड मेडल मिला है इंडियन आर्मी को। ये क्या है बच्चे, इस ध्यान को समझने की कोशिश करो। इसको बच्चे ओलंपिक्स ऑफ मिलिट्री पेट्रोलिंग भी बोला जाता है कि ओवरऑल पेट्रोलिंग कौन सी कंट्री ज़बरदस्त कर रही है, इस चीज़ के लिए मतलब ये पूरा एक प्रोसेस रखा गया है, एक एक्सरसाइज रखी जाती है जिसमें मतलब पता लग पाता है कि कौन विच आर परफॉर्मिंग गुड। ठीक है, 40 साल पहले इस चीज़ को वो करा गया था। लगभग 50 माइल कवर करना पड़ता है, तो 48 आवर्स से भी कम में भाई इंडियन मिलिट्री ने इसको बेसिकली कवर कर लिया। ठीक है, इसका एम क्या है मैंने बताया, टू टेस्ट द लीडरशिप, सेल्फ डिसिप्लिन, करेज, फिजिकल इंडेरेंस एंड डिटर्मिनेशन। ठीक है, पेट्रोलिंग में तो जी इंडियन आर्मी गोल्ड मेडल मिला है। ऑब्वियसली इसको बहुत ही मतलब वो है, गोरखा रेजिमेंट के मोस्टली लोग इसमें अपने साथ इन्वॉल्व थे बच्चे, गोरखा रेजिमेंट के मोस्टली इन्वॉल्व थे। दिस इज एन इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली। हाँ जी, तो आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना पीएनबी लॉन्च 6S कैंपेन अंडर कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम। एक तो आपको समझ में आ गई कि क्वेश्चन यही से बन रहा है कि कौन से बैंक ने लॉन्च करा है 6S प्रोग्राम, क्यों लॉन्च करा है, तो जी कस्टमर आउटरीच को बढ़ाने इससे लॉन्च करा है। सबसे पहले तो इस 6S को समझने की कोशिश करो कि व्हाट इज दिस 6S। 6S का मतलब है स्वाभिमान, समृद्धि, संपर्क एंड शिखर, संकल्प एंड स्वागत। ठीक है, तो जी 6S का मतलब समझ गए, फुल फॉर्म आप समझ गए, राइट है जी। तो 6S कैंपेन लॉन्च करी गई है। पीएनबी का आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब पब्लिक सेक्टर बैंक है, बस इतना ही। तो एक ये और जरूर कर सकते हैं कि फाउंडर कौन थे बच्चे, लाला लाजपत राय इसके फाउंडर थे, जिनको पंजाब केसरी भी बोला जाता है बच्चों। उन्होंने फाउंड करा था पंजाब नेशनल बैंक। तो 6S कैंपेन क्या भाई, अल्टीमेटली बैंक क्या करना चाहता है, अल्टीमेटली बैंक ये चाहता है कि जो मतलब जो पेनिट्रेशन है ना, जो पेनिट्रेशन है लोगों को अलग अलग स्कीम्स का, इंश्योरेंस का, पेंशन का, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मतलब जो भी अलग अलग स्कीम्स है, अल्टीमेटली सब लोगों तक पहुंच सके, ये अल्टीमेट एम है इस 6S का। तो आपको बस 6S कैंपेन है क्या, कौन से बैंक ने लॉन्च करा है, क्या इसका मोटिव है, बस ये वाली चीजें बच्चे आपको पता होनी चाहिए। इससे ज़्यादा आपको पता होने की मेरे अकॉर्डिंग ज़रूरत नहीं है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एंड HDFC लिमिटेड पार्टनर ने बच्चे ऑफर करा है कि वो होम लोन्स ऑफर करेंगे। देखो आपको पता है कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एक पेमेंट बैंक, और पेमेंट बैंक इस तरीके से क्रेडिट नहीं दे सकता, तो ऑब्वियसली उसको कुछ न किसी के साथ तो पार्टनरशिप करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली उन्होंने पार्टनरशिप करी है बच्चे HDFC के साथ, और अल्टीमेटली वो होम लोन्स देंगे। तो बस न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से यही बात इंपॉर्टेंट है कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने कौन से बैंक के साथ पार्टनरशिप करके होम लोन्स देने की बातचीत करी है बच्चे। ठीक है, देखो दोनों की अपनी अपनी एक्सपर्टीज है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की खास बात क्या है कि उसकी रीच बहुत ज़बरदस्त है, बिकॉज हर गांव में पोस्ट ऑफिस है भाई। ठीक है, तो हर उसकी रीच बहुत ज़बरदस्त है, हर गांव तक बच्चे पोस्ट ऑफिस पहुंच पा रहा है। ठीक है, और वहीं पर उन्होंने बैंक की सुविधा भी उपलब्ध करा दी, और HDFC एक अच्छा बैंक है, तो अल्टीमेटली एक बढ़िया कॉम्बिनेशन का निकल कर बच्चे आ रहा है। ठीक है, तो ये कर रहे हैं। यूनियन गवर्नमेंट हैज ऑर्गेनाइज्ड वायो नमन प्रोग्राम इन ऑनर ऑफ सीनियर सिटीजन्स। तो पहली बात तो वायो नमन प्रोग्राम क्या है, किसने ऑर्गेनाइज करा, क्यों ऑर्गेनाइज करा गया, ये आपके लिए बच्चे इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ये बच्चे ऑर्गेनाइज करा था। कब करा था, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन जो कि 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, उसको बच्चे ऑर्गेनाइज करा गया था। कुछ और स्कीम के नाम आपको पता होने चाहिए, सेज एंड सेक्रेट। सेज स्टैंड्स फॉर सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, सेक्रेट स्टैंड्स फॉर सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। ठीक है, तो आप नाम समझ रहे हो ना कि उनको आप बेसिकली री एम्प्लॉय कर रहे हो, री इस्टेब्लिश कर रहे हो जो सीनियर सिटीजन है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, बस इतना, इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जो अभी आ गए हैं बच्चे, ये जो है 1 लाइनर वाले करंट अफेयर आ गए हैं, तो इनके बारे में बस आपको बस पता हो कि क्या है, बस उतना ही बहुत है। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डेप्थनेस में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने पहले अभी तक बताया था, एक एक को खोल खोल के पूरा, अब ये 1 लाइनर टाइप में आ गए बच्चे। तो यूथ अफेयर्स मिनिस्टर ने लॉन्च करा बच्चे मंथ लॉन्ग क्लीन इंडिया प्रोग्राम। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए यूथ मिनिस्टर कौन है, क्लीन इंडिया प्रोग्राम कौन सी उसने लॉन्च करा है। संकल्प से सिद्धि बच्चे एक गोल है जो अचीव करना चाहते हैं। अनुराग ठाकुर इसके मिनिस्टर है बच्चे। इसके अलावा ही इज ऑल्सो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बच्चे। ठीक है, ही इज ऑल्सो मिनिस्टर ऑफ, ठीक है, ही इज ऑल्सो इन टेरिटोरियल आर्मी बच्चे, ये भी आपको पता होनी चाहिए।
के टेरिटोरियल आर्मी में है बच्चे, आज के टाइम पे कैप्टन के पद पे कार्यरत है। आज़ादी का अमृत महोत्सव बच्चे, अमित शाह टू फ्लैग ऑफ 500 किलोमीटर्स को कार रैली, ठीक है, तो बस कार रैली बाय एनएसजी, ठीक है। तो आपको एक तो एनएसजी के बारे में पता होना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एक आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के उसमें बच्चे ओवरऑल हर स्कीम में ही ये वो कर रहे हैं। कुछ नहीं, आपको बस इसमें एनएसजी के बारे में बताना है कि एनएसजी क्या है, ठीक है। तो भाई आपको पता होगा कि जब कोई काम नहीं आता तो उस टाइम पे एनएसजी काम आती है, हेडक्वार्टर्ड इन दिल्ली, ठीक है। तो इन्होंने भाई क्या क्या नहीं करा, ठीक है। अच्छा, ये जो कार रैली है बच्चे अलग अलग हिस्टोरिक प्लेसेस पे जाएगी, जैसे कि काकोरी मेमोरियल पे जाएगी, भारत माता मंदिर पे जाएगी, नेताजी भवन, बैरकपुर जाएगी, स्वराज आश्रम जाएगी, तिलक घाट जाएगी, फ्रीडम पार्क जाएगी। अब देख लो कितने मतलब वर्सटाइल पूरा एरिया चुना है जहाँ पे ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो ये है ब्लैक कैट कमांडो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। बताया जब कोई काम नहीं आता तब ये काम आते हैं बच्चे। मैंने बताया जैसे कि दिल्ली में बच्चे इनका हेडक्वार्टर है। कुछ फेमस मिशन जिसमें इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, जैसे ऑपरेशन ब्लैक थंडर, ऑपरेशन ब्लैक होक, ऑपरेशन अश्वमेध, ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो एंड ऑपरेशन साइक्लोन। ये आप याद रख सकते हो, जब कोई न्यूज़ में आएगा ना तब ज़्यादा आ जाता है, वैसे पॉइंट नॉर्मली इतना कुछ वो नहीं है, न्यूज़ में आएगा तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, वैसे तो चिल है चीज़ें, ज़्यादा कुछ आपको परेशान होने की मेरे अकॉर्डिंग ज़रूरत नहीं है। सेंटर टू स्टार्ट प्रोक्योरमेंट ऑफ पैडी अंडर एमएसपी स्कीम इन पंजाब एंड हरियाणा। देखो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि पैडी स्कीम को एमएसपी के अंडर रखा गया नहीं रखा गया, आपसे क्या पूछेगा, जो क्वेश्चन बन सकता है बच्चे का, बच्चे इन फॉर्म ऑफ एमएसपी बनेगा बच्चे की। एमएसपी क्या है, दो मैंने बताया था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जिस प्राइस पे सपोज करो, जैसे मैं किसान हूँ तो किसान भाई अपनी खेती करता है, तो खेती सपोज करो मेरी खेती टोटल हुई 1000 रुपये में, ठीक है। तो मैंने इसका 1.5 टाइम यानी 1500 रुपये मिनिमम सपोर्ट प्राइस रख दिया कि इतना तो आपको एटलीस्ट अपनी खेती के लिए मिलेगा ही मिलेगा, ये वाला पॉइंट बच्चे। तो दिस इज एमएसपी स्कीम, ठीक है। इससे ऊपर ही जो रखना है गवर्नमेंट को, इसके मतलब जो भी कोई प्लेयर खरीदेगा मिनिमम इतने पैसे में खरीदेगा, आगे जितना भी वो हो, ठीक है। चलो जी, एमएसपी को पूरा डिफाइन कराएगा। मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में एमएसपी को समझा दिया है। अलग अलग अब क्रॉप के एमएसपी बच्चे निकाले जाते हैं इसी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने लॉन्च करा है बच्चे एक वेब पोर्टल जिसका नाम है बच्चे वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल, ठीक है। तो जितने भी वेटलैंड्स है, अच्छा एक आपको बताना है रिसेंट वेटलैंड्स ऐड कौन कौन से हुए हैं बच्चे, 2021 में कौन कौन से वेटलैंड्स ऐड हुए हैं, या वो कमेंट सेक्शन में बताना है। वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल बच्चे एक ऐसा पोर्टल रहेगा जिसमें बेसिकली ये वो रहेगी, इसमें सारी हर एक इन्फॉर्मेशन बच्चे वेटलैंड्स के बारे में गवर्नमेंट देगी। वेटलैंड्स का आप समझ मतलब देसी भाषा में समझो दलदल टाइप की चीज़ है, ठीक है। और इससे रिलेटेड बच्चे है रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन क्या है कि कन्वेंशन साइन हुआ था ईरान में एक जगह रामसर, इसलिए उसका नाम बच्चे रामसर कन्वेंशन बोला जाता है। ये रामसर कन्वेंशन, रामसर साइट्स वो साइट है बच्चे जिन साइट्स पे लगता है कि इन लोग को कंजर्वेशन की जरूरत है, तो रामसर साइट्स बेसिकली वो साइट्स हैं, ठीक है। देखो ये 152 ना ये AM है, ठीक है, जिसको ना पता हो 152 AM है। इस टाइम पे मैं इस पार्ट को शूट कर रहा हूँ, मैंने 3-4 बारी में शूट करा और अल्टीमेटली सबको क्लब करके आपको दिया है मैंने, लेकिन 152 AM है भाई ये, आप इस चीज़ को समझो, ठीक है। हाँ जी, चलो जी, वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल मैंने बता दिया आपको, ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग कहाँ पे बच्चे इंस्टॉल करा गया, लद्दाख में इंस्टॉल करा गया। बस ये इतनी ही न्यूज़ है और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इससे ज़्यादा जानने की जरूरत मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। ये फोटो देख लो, फोटो देख के आपको अच्छा लग जाएगा, ये फोटो देख लो, फोटो देख के आपको अच्छा लग जाएगा। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी बच्चे कहाँ पर है, अभी लद्दाख में पढ़ा गया है। तो लद्दाख की इंपॉर्टेंस अच्छा, ये एक बहुत ही बढ़िया वर्ल्ड की लार्जेस्ट एयर स्ट्रिप दौलत बेग और ओल्डी एयर स्ट्रिप जिसको इंडियन एयरफोर्स ओन करती है, ये भी बच्चे लद्दाख में लोकेटेड है। ये जब हम ओवरऑल इंपॉर्टेंस पढ़ा रहे थे लद्दाख की, उसमें आ गया बेसिकली। 15th एडिशन ऑफ इंडो नेपाल जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज बच्चे, ठीक है। 15th एडिशन ऑफ इंडो नेपाल जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, तो जी ये कहाँ पर हुई है, पहली बात तो उत्तराखंड में है। कौन सी एक्सरसाइज है, सूर्यकिरण एक्सरसाइज है बच्चे। तो आपको ये पता होना चाहिए सूर्यकिरण इंडिया नेपाल के बीच में कहाँ हुई है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुई है। इससे ज़्यादा और बहुत ज़्यादा बच्चे मेरे हिसाब से जानने की जरूरत आपको नहीं है सूर्यकिरण के बारे में, कि बस कहाँ पर हुई है, बस इतना ही बहुत है, ठीक है। बस कहाँ पर हुई है इतना बहुत है, ठीक है। ओम बिरला विजिट्स रोम टू अटेंड G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट। तो ऐसे G20 जो कंट्रीज हैं, आपको एक तो G20 कंट्रीज के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन सी कंट्री बच्चे G20 कंट्री के मेंबर है और लोकसभा स्पीकर गए थे। तो ऐसे हर कंट्री के स्पीकर आए थे बच्चे,
सब मिले थे। अभी तक जो भी चीज़ें हो रही थी बच्चे इटली में हो रही थी, और अभी जो फिलहाल आज की डेट में जो बच्चे चेयर बन गया है, जिसके पास चेयर है G20 की, वो बच्चे है इंडोनेशिया, और 2023 में बच्चे इंडिया के पास आएगी चेयर ये। तो दीज आर द G20 कंट्रीज। ओम बिरला जी यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है। G20 कंट्रीज के नाम यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूके, यूएस, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको जी। इंडोनेशिया जो है अब प्रेसिडेंटशिप संभालेगा 1 साल तक। हेल्थ मिनिस्टर ने बच्चे रिलीज करा यूनिसेफ रिपोर्ट, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन। बस आपको यही जानना जरूरी है कि द वर्ल्ड चिल्ड्रन जो रिपोर्ट है, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन, ये किसने बेसिकली बच्चे लॉन्च करी है, बस उतना ही बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये यूनिसेफ की रिपोर्ट है, लॉन्च करी हेल्थ मिनिस्टर ने। बस इससे ज़्यादा जानने की मेरे अकॉर्डिंग जरूरत नहीं है, ठीक है। इसकी फाइंडिंग्स की जरूरत नहीं है कि क्या क्या फाइंडिंग्स इसकी है, मतलब एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी कोई और सीडीएस की तैयारी कर रहा है वो डेफिनेटली इस चीज़ को गो थ्रू कर सकता है बच्चे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज टू बी कंप्लीटेड बाय मार्च 2022। वर्टिकल ब्रिज का मतलब समझ रहे हो, देखो ऐसा कुछ सिस्टम बनेगा। नॉर्मल ब्रिज है, ये ऊपर उठ जाएगा, मैं बताता हूँ कैसे। ये देखो यहाँ पर है, ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, ये ऊपर आ जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। तो जब शिप को पास करना हो तो नीचे से कर जाएगी, वरना नॉर्मली अपना रेल जो है, रोड जो है, रेल जो है, जो भी है सिस्टम, वो बेसिकली चल रहा होगा। तो ये बनेगा, ठीक है। तो कहाँ पे बनेगा बच्चे? पंबन में बनेगा बच्चे। इट वुड बी मेड इन पंबम, ठीक है, तमिलनाडु में बच्चे, तमिलनाडु में बनेगा, पंबन नाम रहेगा, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार, हाँ चलो, गल्फ ऑफ मन्नार में जो थी तमिलनाडु। तो क्या द ओरिजिनल पंबन रेलवे ब्रिज, जो कि बच्चे रामेश्वरम आइलैंड को मंडपम से जोड़ता है बच्चे, ठीक है। हाँ। चलो जी, बहुत ही बढ़िया। आई ड्रोन साउथ एशिया का पहला इंडियन ड्रोन है जो डिलीवर करेगा बच्चे कोविड-19 वैक्सीन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चे, ठीक है जी। मनसुख मांडविया जी अपने हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने बच्चे कोविड-19 वैक्सीनेशन को पहुंचाने के लिए यूएवी की हेल्प ली है बच्चे, ड्रोन्स की हेल्प ली है। ये मणिपुर बिष्णुपुर में इस चीज़ को स्टार्ट करा गया बच्चे, ठीक है। तो आई ड्रोन बच्चे इसका है, देखो ये ऐसा ड्रोन है, घर तक पहुंच जाता है ऐसे, तो ना देखो घर तक पहुंच गया, छोटा सा है वैसे। नेक्स्ट चीज बच्चे, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, कि कौन प्रिपेयर करता है? स्टार्टअप ब्लिंक इन एसोसिएशन विद हेल्थ इनोवेशन एक्सचेंज बच्चे, ठीक है। इंडिया की रैंक इसमें 32nd है बच्चे, टू फाइंड इनोवेटिव सोल्यूशन टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। इंडिया की रैंक इंपॉर्टेंट है, कौन रिलीज करता है ये इंपॉर्टेंट है, इससे जानने की जरूरत मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है कंट्रीज फर्स्ट वन हेल्थ कंसोर्टियम। कुछ नहीं बच्चे, वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, ठीक है। इसको वन हेल्थ का मतलब क्या है समझिए, एक ऐसी अप्रोच है बच्चे जो कि मतलब हर चीज़ को, मतलब जो जैसे हेल्थ ऑफ द पीपल इज क्लोजली कनेक्टेड टू द हेल्थ ऑफ एनिमल्स एंड अवर शेयर्ड इन्वायरमेंट, ठीक है। तो अल्टीमेटली एक ऐसा एग्रीमेंट तैयार करना चाह रहे हैं जिसमें हर कोई मतलब बेहतरीन अपनी हेल्थ रख सके, हर कोई ग्रो कर सके। इस टाइप के रिसर्च जो भी है वो इन सब में मल्टीपल तरीके से हम करेंगे, ताकि भाई किस तरीके से सब लोग आपस में इन्वॉल्व है उस चीज़ पे काम करा जा सके। बस इतना ही है, बोरिंग सी चीज़ थी, ज़्यादा नहीं है। इंडियाज होस्ट फर्स्ट एवर एससीओ सेमिनार ऑन रोल ऑफ वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेज। दिस इज इम्पोर्टेंट क्यों? बिकॉज इंडिया ने पहली बार करा है रोल ऑफ वुमेन इन आर्म फोर्सेज, बिकॉज एनडी कैटेगरी में अभी रिसेंटली लॉन्च हुई हैं। तो बच्चे इट बिकम वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चे, ठीक है, कि आप इसको याद रखें, ठीक है। और पहली बात तो वेबिनार है, तो अब एससीओ के बारे में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है बच्चे। कौन कौन से कंट्री इसके मेंबर है? चाइना है बच्चे, पाकिस्तान है, इंडिया है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, रिपब्लिक है, कजाकिस्तान है, सॉरी किर्गिस्तान है, एंड फिर अल्टीमेटली ऊपर रशियन है, ठीक है, रशिया है बच्चे। देखो पता नहीं चाहिए, हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में बच्चे, ठीक है। तो जी ये ओवरऑल बेसिकली ये अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर था। ये अगर आप ध्यान से देखो तो जी आप अगर
चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो यूट्यूब पे, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, अन अकेडमी बच्चे फॉलो कर सकते हो, अन अकेडमी पे आई एम वन ऑफ द टॉप एजुकेटर इन एनडी कैटेगरी। ठीक है, तो आप देख सकते हो वहाँ पे मेरे कोर्सेज वोर्सेज आते रहते हैं, सब कुछ आप बेहतरीन तरीके से देख सकते हो। ठीक है, तो बस मेरे हिसाब से आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं। अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर आपके पूरे हो गए हैं, इससे बेहतरीन और क्या चीज़ चाहिए, कितने शॉर्ट एंड क्लिप्स में आपका सब कुछ पूरा हो गया। आप देख रहे हो मेरी भी एनर्जी धीरे धीरे बिल्कुल तशरीफ हिल गई, बिकॉज रात के फिलहाल बज रहे हैं 2। ठीक है, तो थोड़ी सी तशरीफ मेरी हिली हुई है और ये आज ही कर रहा हूँ। देखो तारीख भी आप देख सकते हो, 6 तारीख है, 2 बजे, सुबह 8:30 बजे की मैं स्केड्यूल कर दूंगा इसको। ठीक है, 8:30 बजे लॉन्च हो जाएगी। तो जी ऐसे ही वीडियोस और आती रहेंगी। इसको मैं टेलीग्राम चैनल लर्न विद सुमित सर पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। इसके अलावा करंट अफेयर विद सुमित सर पे भी शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप बच्चे देख सकते हो इसको। तो ये जो मेहनत है पूरी, जो ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों के लिए करी जा रही है, इसका सपोर्ट अपने को चाहिए अब कि आप रेगुलर लाइक और शेयर करते रहो। ठीक है, ये वाली बात है। इसके अलावा मैं जो अपनी हिस्ट्री की जो सीरीज़ थी जो छूट गई थी, उस सीरीज़ को दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से, और एमसीक्यू वहाँ भी चला करेंगे हिस्ट्री के। ठीक है, तो ये अपना पूरा फंडा है बच्चे, जिसके थ्रू हम जा रहे हैं। तो बस आप लाइक शेयर कर दें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखें। आई प्रॉमिस आई विल गिव माई बेस्ट। ठीक है बच्चे, अभी हालत बुरी हो गई है, तशरीफ हिल गई बिल्कुल गले की। चलता हूँ मैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।